नमस्कार, मैं हूं जय श्रीवास्तव और आज एक ऐसे मुद्दा लेके आपके सामने आ रहे हैं जिससे आप हतप्रभ रह जाएंगे। इस देश में किस प्रकार की सरकार चली है और क्या क्या कारनामे किया है, संपूर्ण तथ्यों के साथ आज हम उजागर करने वाले हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने बच्चों के भविष्य, युवाओं की जवानी और बुजुर्गों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। मैं बात कर रहा हूं नोटबंदी का और नकली नोटों का क्या संबंध है। आज इस स्टोरी से आपको लगभग 100 सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत जिज्ञासाओं का एक ऐसा जवाब आपको मिलने वाला है जिससे अब तक आप भी सोचते होंगे कि इसका क्या जवाब होगा, ऐसा क्यों होता रहा होगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक आईएएस ऑफिसर जिनका नाम है अरविंद मायाराम, आपको बता देना चाहते हैं कि ये वो शख्स है, ये वो राजदार है, अगर इसने मुंह खोला तो इस देश में भूचाल आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश में जो सत्ताधीन लोग रहे ये किस प्रकार से कारनामे करते रहे। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2004 जैसे यूपीए सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और पी चिदम्बरम वित्त मंत्री के रूप में शपथ लिया। यहीं से खेल शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं नहीं मालूम, लेकिन एक कंपनी है डेलारू। ये कंपनी इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, लेकिन आपका आश्चर्य होगा इसके जो मालिक है इटली के हैं। आगे मैं जोड़ूंगा, आप इसको ध्यान से सुनते जाइए किस प्रकार के खेल इस देश में हुआ है जिससे देश के जो आर्थिक स्थिति वो संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है। और आज हम जहाँ खड़े हैं, आज अगर इस कांड को अंजाम नहीं दिया गया होता तो ये देश दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तरक्की किसके हुई? जो सत्ता में थे। घटना इस प्रकार के है कि पी चिदम्बरम वित्त मंत्री बनते से ही इटली निवासी डेलारू कंपनी भारत में आई और भारत में आके एक प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन में ये कहा गया कि आप जो नोट छापेंगे उसके जो कागज़ है वो हम प्रोवाइड तो करा ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो सिक्योरिटी थ्रेड है, आपको ये बताना चाहते हैं सिक्योरिटी थ्रेड किसको कहते हैं। आप जब ये इस नोट को देखते हैं तो उसमें एक सिल्वर कलर का एक धागा दिखता होगा, वही सिक्योरिटी थ्रेड के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। उन्होंने प्रेजेंटेशन में ये कहा हमने इसका पेटेंट किया है और भारत को ही हम देना चाहते हैं, ये दुनिया में किसी भी देश को हमने इसको प्रोवाइड नहीं किया है। और आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार ने किसी भी प्रकार के कोई जांच ना करते हुए उसको ऑर्डर दे दिया गया। आप सुनते रहे होंगे, किसी भी उम्र में रहे 2005 में, 2005 से लेके 2008 तक आपने देखा होगा लाखों एटीएम से नकली नोट निकले, सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए। आपको पता है ये नोट कहां से आ रहे थे? हम ये समझ रहे थे कि ये पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, वो भेज रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी एक मोहरा था। आपको पता है कि 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद पाकिस्तान की स्थिति क्यों ऐसी हुई? आज वो कटोरा लेके घूम रहा है। 2005 में जब डेलारू कंपनी को इसका ठेका दिया गया तो बड़े पैमाने पे नकली नोट छापे गए।
और मैं आगे बताऊंगा कि नकली नोट उसको किस प्रकार से इस देश में बेचा गया और इस देश के जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि इस देश में लगभग 17 लाख करोड़ के नोट इस देश में चलन में थी, जो आरबीआई के रिकॉर्ड कहता है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं था। हकीकत यह है कि लगभग 3 गुना नोटों को इस देश में चलाया जा रहा था। खेल क्या हुआ मैं पूरा विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूं कि जैसे ही पी चिदम्बरम वित्त मंत्री बने, वैसे ही ये अभी जो थोड़ी देर पहले बताया मैंने अरविंद मायाराम, इनकी नियुक्ति होती है वहां। इन्हीं के कांधे पर बंदूक रखकर चलाया गया। अरविंद मायाराम कौन? इनके मां पहले राजस्थान सरकार में मंत्री रही है। किसकी सरकार थी उस समय? कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत के सरकार में अरविंद मायाराम के मां मंत्री रही है। इनके पिताजी भी कांग्रेस के सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री रहे। पी चिदम्बरम ने किसको ढूंढा? जो कांग्रेस के प्रति वफादार हो। इस नोट के खेल में कैसे कौन कौन शामिल है, आप अंदाजा लगाइए कि 2005 से लेके 2008 में जब बड़े पैमाने पे नोट मिल रहे थे, उत्तर प्रदेश में कई जगह पर नकली नोट चलाने के एवज में अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। मजेदार बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद किसी को जेल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कारण यह है कि सभी लैब ने उन नोटों को असली बताया। खेल देखिए कि 500 का नोट 200 रुपया में और 1000 के नोट 500 रुपया में बाजार में मिल रहे थे। लेकिन लैब में जब टेस्ट हो रहा था उस समय उन नकली नोट नहीं असली नोट मिल रहे थे। तो उनके वकीलों ने आराम से कोर्ट से छुड़वा लिया उनको कि भाई जो नोट असली है वो 2 रुपये में दे, 10 रुपये में दे, 1000 का नोट आपको क्या लेना देना। अगर नोट नकली है तो वो दोषी है। ऐसे स्थिति में भारत सरकार भी चौकन्न हो गई। उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। जब मायावती को जानकारी मिली कि ये खेल क्या है, अगर नोट असली है तो बाजार में 1000 के नोट 500 में, 500 का नोट 200 में क्यों बिक रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो एक बहुत बढ़िया काम मायावती ने किया कि उन्होंने उस प्रकरण को सीबीआई से जांच कराने की मांग की और सीबीआई इसमें बीच में आ गई। सीबीआई ने इंडियन जो लैब है इस पर भरोसा ना करते हुए टोक्यो और हांगकांग के लैब से टेस्ट करवाया। जब उन नोटों के टेस्ट रिपोर्ट आई तो देखा गया कि वो भी असली है। अब यहां पर सीबीआई जो है सोचने में पड़ गई कि जो नोट बाजार में 1000 के नोट 500 में और 500 का 200 में बिक रहे हैं और ये लैब भी बोल रहे हैं कि ये तो असली नोट है, ये खेल क्या है। तो सीबीआई ने अमेरिका के एक सबसे जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लैब है उसमें उनको टेस्ट कराने के लिए भेजवाया। मैं यहां बताना चाहता हूं ये सब टेस्ट क्यों हो रहे थे, क्योंकि इसके बाद यूपीए सरकार 2 आ चुकी थी देश में। और आपको नहीं ध्यान होगा तो मैं बता देता हूं कि यूपीए 2 में
वित्त मंत्री पी चिदम्बरम नहीं थे। यूपीए 2 में प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री बने। और जब एक आईबी ऑफिसर ने इस ओर ध्यान दिलाया तो इनके कान खड़े हो गए कि यह देश में चल क्या रहा है। तो प्रणब मुखर्जी ने इस पूरे प्रकरण की एक जांच बिठाई। इस बीच सीबीआई के पास भी अमेरिका से लैब रिपोर्ट आ गई और चौंकाने वाले तथ्य यहां से शुरू हुए कि लैब में भी वो नोट, कागज, जो आपके सिक्योरिटी थ्रेड, सब कुछ सही मिला। मतलब वो नोट भी असली थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि कुछ नोटों में जानबूझकर एक डॉट लगाई गई है कि किस नोट को कहां चलाना है, कितने पैमाने में चलाना है, उसके जानकारी के लिए एक डॉट स्पेशल जानबूझकर लगा दी गई है, जिससे कागज से कोई लेना देना नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेड से कोई लेना देना नहीं है, प्रिंटिंग के जो इंक है उससे कोई लेना देना नहीं है, ताकि वो खुद एक विशेष प्रकार के मशीन में वो डॉट देखी जा सकती है। प्रणब मुखर्जी ने तत्काल एक कमेटी बिठा के इंग्लैंड, जो डेलारू कंपनी के जहां से रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां एक कमेटी भेजी कि भाई ये क्या हो रहा है देखो। जब वहां पर कमेटी गई तो उनको पता चला कि ये नोट तो पाकिस्तान भी छाप रहा है। इसका मतलब ये है कि डेलारू कंपनी पाकिस्तान को भी वही कागज दे रहे हैं जो कागज भारत को दे रहे थे। प्रेजेंटेशन देते समय जिस सिक्योरिटी थ्रेड के लिए कहा गया था कि मेरे नाम से पेटेंट है, हमने पेटेंट करा रखा है, भारत के अलावा किसी को नहीं देंगे, पता चला कि उसका पेटेंट था ही नहीं। और जब पेटेंट नहीं था तो उनको ऑर्डर क्यों दिया गया भाई? दूसरी बात यही है कि उन्होंने जब लिखित में दिया कि भारत के अलावा किसी को ये प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, तो पाकिस्तान जो कि भारत के दुश्मन है, उनको क्यों दे रहे थे? प्रणब मुखर्जी ने इसके गंभीरता को समझते हुए ना केवल अरविंद मायाराम को उस डिपार्टमेंट से हटा दिया, बल्कि डेलारू कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। ब्लैकलिस्ट करने के बाद डेलारू कंपनी चुप नहीं बैठी। वो लगातार कोशिश करते रहे कि इस देश में फिर से जो है कामकाज चालू किया जाए, लेकिन तब तक बड़े पैमाने पे यहां पर नोट छप चुके थे। प्रमाण ये है, रिकॉर्ड में है, आप गूगल करके भी देख सकते हो कि पाकिस्तान को जितने कागज की आवश्यकता पड़ती है उनकी नोट छापने के लिए उससे 3 गुना कागज हर महीने डेलारू कंपनी से बुलाते रहे। भाई क्यों बुला रहे थे वो? क्योंकि उनको इंडियन करेंसी छापना था। जो कागज पाकिस्तान यूज कर रहा है वो भी डेलारू कंपनी सप्लायर था और इंडिया में भी वही सप्लायर है। जब कागज एक है, इंक एक है, सिक्योरिटी थ्रेड एक है, तो फिर कैसे कोई लैब पकड़ लेगा? जब उस कंपनी को प्रणब मुखर्जी ने फोर्स ली, क्योंकि बैन कराने का काम होम मिनिस्टर का होता है, और होम मिनिस्टर कौन थे उस समय? यही पी चिदम्बरम, जिनके देखरेख में इस नोट कांड को अंजाम दिया गया। और उस समय अंडर सेक्रेटरी के रूप में यही अरविंद मायाराम वहां पर कार्यरत थे। मिली भगत करके इस खेल को अंजाम दिया गया। अब दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सोचिए, पी चिदम्बरम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, अनपढ़ गंवार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कैसे उस पेटेंट की जांच किए बिना डेलारू कंपनी को ऑर्डर दे दिया? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो इटली निवासी होने के कारण से, जिनके ऊपर कोई और पावर, सुपर पावर है यहाँ पर इंडिया में, जिनके इशारों पे काम होता है, उनका कोई इशारा नहीं रहा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पी चिदम्बरम जो है किसी के कहने पे ये काम किया? एक आईएएस ऑफिसर उनको ऑर्डर दे रहे हैं, पी चिदम्बरम की मिनिस्ट्री है, तो क्या ऐसे साधारण हो गया बिना किसी जांच के? अब जो राजदार है उसके गिरबान को पकड़ लिया गया है। अगर इसने मुंह खोल दिया तो पी चिदम्बरम फिर से जेल चले जाएंगे, और जो रानी है वो भी नहीं बच पाएगी। यहां एक और बात आपको बता देना चाहते हैं कि ताकि आपको इसमें और स्पष्ट हो जाए कि जब तक नकली नोट बाजार में यहाँ पर चलन में थी, तब तक पाकिस्तान बड़े शांति से देश चला रहे थे, परमाणु बम बना रहे थे। नोट इंडिया ने असली भारत छाप रहा था, नकली पाकिस्तान छाप रहे थे। जब प्रणब मुखर्जी ने उस समय भी अघोषित रूप से नोटबंदी की बात की थी, एक अधिकारी ने लिखित रूप में कहा था कि देश में नोटबंदी जरूरी है। अब खेल देखिए, 2012 प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन जाते हैं, फिर वित्त मंत्रालय खाली हो जाता है। 2012 में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनते हैं, फिर इस देश में एक बार और पी चिदम्बरम वित्त मंत्री बन जाते हैं। वित्त मंत्री बनते से ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? यही जो अरविंद मायाराम है, इसको अपने मंत्रालय में ले आए। और सुनिए, डेलारू कंपनी जो कि ब्लैक लिस्टेड थी, उस कंपनी को फिर से ठेका दे दिया गया। लिखित रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमसे पहले जो है पेटेंट वाले मैटर पे हमसे गलती हुई है। जानकारी तो यहां तक है कि भारत में जो प्रिंटिंग की मशीन है, उसके एक पुरानी मशीन भी पाकिस्तान को चिदम्बरम जी ने बेच दी। आप बताइए, जिस मशीन में भारत के करेंसी प्रिंट हो रहा था, उस मशीन को अपने कबाड़ी के भाव में पाकिस्तान को बेच दिया। उसके उपयोग क्या हुआ होगा, आप सोचिए। इसके अलावा एक और बात जो छूट गई वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब प्रणब मुखर्जी ने जांच बिठवाई और सीबीआई ने कुछ बैंक मैनेजर को पकड़ा, भैया ये तो तुमने ही इस एटीएम में नोटों को इंस्टॉल करवाया होगा। तो बैंक मैनेजर ने कहा हमने करवाया। बोले तुम ये नोट कहाँ से लेके आए? तो उनका कहना हम आरबीआई से लेके आए। आरबीआई के जो प्रादेशिक इकाई है उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा हम तो जो टकसाल है आरबीआई के, वहाँ से हम नोट लेके आए। उसकी जांच हुई, देखा कि वहाँ टकसाल भी भरा पड़ा हुआ है नकली नोटों से। तो आप सोचिए, आरबीआई के राज्य इकाई, उसके बाद आपके मैनेजर,
ये सब मिलके जो है इस खेल को कर रहे थे। इस मुद्दे पे कई लोग बर्खास्त भी हुए हैं। ये मीडिया में नहीं आया है, बड़े मीडिया में अब आने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस मामले को बहुत सुनने को मिलना है। क्योंकि जैसे ही ये अरविंद मायाराम गिरफ्तार होगा, वैसे ही धीरे 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 सारे नाम खुलते जाएंगे। और जो मैं बोल रहा हूं, ये अभी छोटे किसी मीडिया में हो सकता है आपने सुने हो, लेकिन मैं विस्तार पूर्वक इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सुनने में, समझने में आसानी हो और लोगों को जवाब देने में सुविधा हो। आपको याद होगा कंधार हाईजैक कांड। उस हाईजैक कांड में जितने भी सवारी बैठी हुई थी उसमें प्लेन में, गूगल करके उनके लिस्ट निकाल लीजिए। उसमें भी आपको ये डेलारू कंपनी का जो मालिक है इटालियन, वो भी था। कहा तो ये जाता है कि समझौता ही उसी ने करवाया था। इसके मतलब ये है कि ये गेम आज से नहीं है, वर्षों से चले आ रहे। अब जब ये सारे घटनाक्रम के बारे में 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इनको अजीत डोभाल के द्वारा जानकारी दी गई, तो इसके प्लान तैयार किया गया कि इसमें नोटबंदी होना बहुत आवश्यक है। जानकारी तो यहां तक मिली है कि जो 8 नवंबर को जो नोटबंदी की घोषणा हुई, यह घोषणा 11 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन इसकी सूचना भी कहीं ना कहीं से लीक हुई। और जब मोदी को पता चला कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे नोट छाप के भारत में पहुंचा दी गई है और 2-3 दिन में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो उन्होंने ताबड़तोड़ 8 तारीख को ही इसके घोषणा कर दी कि अब तुम्हारा जो करेंसी है, जो भारत के करेंसी के बराबर तुम लोग बेचना चाह रहे थे, वो कचरा हो गया। यही से पाकिस्तान जो है आर्थिक संकट से जूझना शुरू हुआ। अभी एक शपथ पत्र दिया गया सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के द्वारा, उसमें कुछ इसके हिंट्स दिए गए कि नोटबंदी क्यों किया गया, क्यों जरूरी था। लेकिन दोस्तों, मानना पड़ेगा कि मनमोहन सिंह मोदी से मिलने के लिए क्यों गए थे। अब समझ में आ रहा है कि मोदी से मिलने का कारण उनका ये रहा कि उन्होंने कहा था कि अगर ये बात पता चल जाए कि हमारी जो करेंसी बाजार में चल रहे थे वो लगभग 3 गुना बाजार में जो है नकली नोटों का चलन था, दुनिया में बदनामी होगी। यही कारण है कि उन्होंने मुंह बंद रखा, लेकिन सीबीआई जांच करती रही और अब अरविंद मायाराम के रूप में राजदार समझकर ही उन पर हाथ डाला गया। बहुत जल्द वो गिरफ्तार भी होंगे। क्या फैलाया गया कि वो राहुल गांधी के यात्रा में शामिल हुए इसीलिए उनके वहां सीबीआई का छापा पड़ा? नहीं, इनको 2017 में नोटिस दिया गया था कि आओ आके आप जवाब दो कि आप वहां मुख्य भूमिका में थे, आपके साइन से ऑर्डर दिया गया है, लेकिन वो जवाब देने नहीं गए। तो यही कारण है कि अब ये जो बम है ये फूटने वाला है। हमें अब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि नोटबंदी क्यों की गई, पाकिस्तान क्यों भिखारी बना,
इस देश के उन नेताओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ क्यों हुए? क्योंकि जो बहुत औने पौने भाव में नोट मिल रहे थे, उन्हीं नोटों को उपयोग कर रहे थे। ये आपको ये भी याद होगा, जब पी चिदंबरम जेल में थे, तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगभग रोज मिलने जाते थे। भाई, इस देश में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन जेल गए, कभी तो मिलने नहीं गए, क्योंकि इनका संदेश था कि अगर इसमें मुंह खोल दिया तो हम लोगों को भी जो है जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो वह प्लानिंग होती थी, मिलने के लिए जाते ही इसीलिए थे। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जो दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इस देश को खोखला करने के लिए कौन कौन लगे हुए थे, ये सब सामने आने वाला है। एक और आश्चर्यचकित बात आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में फिर से इसके टेंडर हुए। आप सोचिए कि कागज के दाम 2015 में और 2005 में कुछ अंतर होगा कि नहीं, लेकिन 15 का जो टेंडर है उसमें 1/3 कीमत पर, मतलब अगर 2005 में 100 रुपये में कागज को खरीदी गई तो 2015 में वो कागज 30 रुपये में खरीदी जा रही है। 2015 का टेंडर से 3 गुना ज़्यादा पैसे देकर 2005 में टेंडर दिया गया था। सोचिए क्या खेल हुआ होगा। अब जो कि लोग उंगली उठा रहे हैं कि 2000 नोट क्यों तैयार किया गया, वो भी तो एक ब्लैक मनी का बड़ा जरिया है। लेकिन सिस्टम इस प्रकार से है कि यदि 17 लाख करोड़ रुपया इस देश में चलन में उस समय रही, यदि 2000 के नोट प्रिंट नहीं करते तो 17 लाख करोड़, जो कि लगभग 16 लाख करोड़ जो है बड़े नोट थे, 1000 और 500 के, तो ये संभव नहीं था कि इतनी जल्दी प्रिंट करके पब्लिक में नोटों को उपलब्ध करा दिया जाए। यही कारण है कि कुछ समय के लिए 2000 के नोट बाजार में लाया गया। आज किसी एटीएम में नहीं मिल रहे, अघोषित रूप से 2000 के नोट बंद हो चुके हैं। बाजार में वो नोट चलन में है जिनके प्रिंट पहले हो चुका है, और कभी भी जो है ये सुनने को मिल सकता है कि 2000 नोट अब चलन में नहीं रहेगा। तो आप सोचिए कि ये जो 10 साल, 12 साल, 15 साल तक जो खेल होता रहा, ये नहीं होता तो हम कहाँ होते, हमारे देश कहाँ होते। मैंने जैसे पहले कहा कि 15 साल बहुत होता है। एक युवावस्था के जो व्यक्ति है उसके यदि 15 साल बर्बाद हो जाए तो उसकी जवानी खराब हो जाती है। एक बच्चा है, उसका भविष्य खराब हो जाता है, 15 साल यदि बर्बाद कर दिया गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। और यही सब किया इन लोगों ने। सुनने में ये आ रहे हैं कि अभी भी डेलारू कंपनी देश के भीतर कई प्रकार के गतिविधियां ऐसा चला रहे हैं जो राष्ट्र विरोधी हो। तो दोस्तों, देखते हैं ये प्रकरण कहाँ जाके रुकता है और कौन कौन जेल जाता है। धन्यवाद।